नमस्कार मित्रों, मैं घनश्याम लवानिया गुरुकृपा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में। आज का हमारा नया टॉपिक है पाचन तंत्र। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक नया हमारा टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच, जिसका नाम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका रीट लेवल फर्स्ट, रीट L1 या लेवल फर्स्ट और ये रीट लेवल सेकंड, दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये आपका कॉमन टॉपिक भी माना गया है। किसका ये कॉमन टॉपिक है? आपका पटवार प्लस रेलवे प्लस राजस्थान पुलिस एवं अन्य आपकी जितनी भी एग्जाम हैं, उन सारी एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों, यहाँ बात करते हैं अपन डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वास्तव में पाचन तंत्र है क्या चीज़। पाचन तंत्र तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा, इधर सेल। देखिए मित्रों, इधर जो कोशिका है क्या चीज? ये शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट मानी जाती है, शरीर की जो सबसे स्मॉल यूनिट मानी जाती है, शरीर की स्मॉलेस्ट जो यूनिट मानी जाती है वो सेल मानी जाती है। यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। और मित्रों, सेल जो होती है, इस सेल से मिलकर के अनेकों कोशिकाएं जब आपस में समूह में जब कलेक्ट होती हैं या समूह में एकत्रित हो जाती हैं, या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ये मिलकर के क्या बनाती हैं? ये बनाती है ऊतक। और मित्रों, ऊतक जो होते हैं ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग से मिलकर के बनता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलकर के हमारा निर्माण होता है किसका? शरीर का। तो हम यहाँ कह सकते हैं शरीर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। कोशिका से मिलकर बनेगा ऊतक, ऊतक से मिलकर के बनेगा अंग, और अंग से मिलकर के बनेगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर के बनता है हमारा शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। मित्रों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अंग तंत्र के बारे में। तो यहाँ अंग तंत्रों में हमें जो तंत्र पढ़ने हैं, उन तंत्रों में सबसे पहला हमारा जो तंत्र आएगा, इन तंत्रों में सबसे पहला आता है पाचन तंत्र, सेकंड इज श्वसन तंत्र, तीसरा है जनन तंत्र। और जनन तंत्र के अंदर हमारे दो तंत्र आते हैं मित्रों। इधर एक तो आता है नर जनन तंत्र, और एक इसके अंदर आएगा मादा जनन तंत्र। प्रिय मित्रों, जरा ध्यान दें, मैं यहां पर बात कर रहा था अंग तंत्र के बारे में। तो अंग तंत्र के बारे में आपको यहां याद दिला दूं मैं इधर कि अंग तंत्र में हमारे विभिन्न प्रकार के तंत्रों को शामिल किया गया है। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है पाचन तंत्र है, सेकंड इज श्वसन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है। और इस प्रजनन या जनन तंत्र के अंदर हमारे दो प्रकार के तंत्रों के बारे में हमें स्टडी करना है। पहला है नर जनन तंत्र, और सेकंड आपको यहाँ पर पढ़ना है मादा जनन तंत्र। इसके अलावा हमारे बहुत सारे और भी हमारे तंत्र हैं, जिनमें हमारा एक इम्पोर्टेंट जो तंत्र आता है वो आता है उत्सर्जन तंत्र। एक हमारा आता है इसके अंदर परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए मित्रों, मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। इधर अंग तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि अंग तंत्र जो होता है, ये अंग जो होते हैं आपस में मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये तंत्र हमारा कहलाता है अंग तंत्र। और इस अंग तंत्र के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है, अध्ययन करना है। सबसे पहला है पाचन तंत्र है मित्रों, दूसरा है सेकंड हमारा जो है श्वसन तंत्र है, तीसरा है प्रजनन तंत्र। इसमें दो प्रकार के तंत्रों के बारे में स्टडी करेंगे अपन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला है हमारा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अपन को बात करना है इधर। और अगला है परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए मित्रों, हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम इसको स्टार्ट कराने से पहले, पाचन तंत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके लिए बताना जा रहा हूँ। इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा। वैसे तो हम बात करेंगे सेल से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं
उनके लिए हम अलग से बात करेंगे जब हम सेल यहाँ स्टार्ट कराएंगे। और यहाँ ऊतक जो है, इस ऊतक से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं हम आपको आगे की तरफ बात करेंगे जब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। सेल जो है, सेल या कोशिका का अध्ययन, सेल या कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा में होता है, वह शाखा हमारी कहलाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है मित्रों कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी का मीन्स क्या होता है? कोशिका विज्ञान। और यदि मैं बात करता हूं इधर ऊतक के बारे में, तो ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऊतक का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन या इसकी संरचना का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? वो हमारा कहलाता है औतकी, या हमारा ये कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी या औतकी विज्ञान की एक वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संरचनाओं के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और यहाँ ऊतक से मिलकर के हमारा बनेगा अंग, और अंग से मिलकर बनेगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र में हमारा पहला कौन सा आएगा? पाचन तंत्र। तो चलिए मित्रों हम बात करते हैं यहाँ पे इधर पहला हमारा जो टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र के बारे में बात करते हैं। इधर फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहां पर डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पाचन जो तंत्र है, इस पाचन तंत्र के बारे में हम यहां बात करेंगे, क्योंकि पाचन के अंदर से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इधर मित्रों में बात कर रहा था पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र को हम समझने से पहले यहां कुछ बातों के बारे में ध्यान दें। इधर देखिए पाचन तंत्र में पाचन है क्या चीज? पाचन क्या है क्या चीज पाचन? पाचन का मतलब होता है जो भोजन के हमारे बड़े बड़े जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या भोजन के जो हमारे बड़े बड़े अणु होते हैं, ये हमारे कैसे अणु है बताइए? भोजन के कैसे अणु हैं? ये भोजन के बड़े अणु हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ द फूड है हमारा इधर, यानी भोजन के ये बड़े बड़े जो अणु होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, या भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया। दोबारा ध्यान दें, भोजन के बड़े बड़े अणुओं का विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया मित्रों हमारी क्या कहलाती है? ये प्रोसेस हमारा कहलाता है पाचन। भोजन के बड़े बड़े अणुओं का विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से, ये जो बड़े बड़े अणु हैं इनका विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है पाचन। अर्थात लार्ज मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स आर ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फूड। दिस प्रोसेस कॉल्ड द डाइजेशन प्रोसेस। यानी भोजन के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। अब बात करते हैं आगे की तरफ। पाचन में हमें हमने आपको भी बताया इसके डेफिनेशन के बारे में। अब पाचन में प्रयुक्त होने वाले अंग या पाचन की क्रिया में जिन जिन अंगों का योगदान होता है, यानी पाचन की क्रिया में क्या क्या चीज होती है? पाचन की क्रिया में मित्रों यहां पर पाचन की क्रिया में आपको यहां ध्यान देना होगा। इधर यहां पर विभिन्न प्रकार के अंग आते हैं। पाचन की क्रिया में जिन अंगों का योगदान होता है वे कहलाते हैं पाचन अंग के नाम से उनको जाना जाता है। और यहां पर पाचन की क्रिया में जिन ग्रंथियों का योगदान होता है वे ग्रंथि हमारी कहलाती हैं पाचन ग्रंथियां।
कौन सी ग्रंथियां कहलाएंगी मित्रों? पाचन ग्रंथियां। पाचन की क्रिया में जिन ग्रंथियों का योगदान होता है वे ग्रंथियां हमारी कहलाती हैं, पाचन ग्रंथियों के नाम से जानी जाती है मित्रों। और मैं बात कर रहा था पाचन की क्रिया में जिन अंगों का योगदान होता है वे अंग हमारे कहलाते हैं, वे अंग हमारे पाचन अंग के नाम से उनको जाना जाता है। तो यहां मैंने इसको पाचन को मैंने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? पाचन को मैंने यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है हमारा इधर पाचन अंग और सेकंड है हमारा पाचन ग्रंथियां। यानी पाचन की क्रिया में जिन ग्रंथियों का योगदान होता है वे पाचन ग्रंथियां होती हैं और पाचन की क्रिया में जिन अंगों का योगदान माना जाता है वे पाचन अंग के नाम से उनको जाना जाता है। अब यहां मैं जिन अंगों के बारे में बात कर रहा हूं उन अंगों में सबसे पहला हमारा क्या आएगा? मुख। पहला क्या आएगा? मुख। सेकंड आएगी हमारी मुख गुहा। तीसरा हमारा इसके अंदर क्या आएगा? मुख गुहा के बाद भोजन कहां पे जाएगा? ग्रसनी के अंदर। एंड आफ्टर देन ग्रसनी के बाद हमारा क्या आएगा? ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद मित्रों हमारा क्या आएगा? ग्रासनाल के बाद आती है हमारी क्या? यहां पर आएगी छोटी आंत। ग्रासनाल के बाद आएगा आमाशय, जिसे अपन पेट या स्टोमच के नाम से जानते हैं। छठवां हमारा क्या है इसके अंदर? छोटी आंत। छठवां है छोटी आंत। सातवां हमारा क्या है? सातवां है लास्ट वाला है बड़ी आंत। इधर जरा ध्यान दें, इधर बात करते हैं यदि पाचन ग्रंथियों के बारे में तो याद रखना पहला हमारा जो ग्रंथि है जो मुख्य गुहा के अंदर पाई जाती हैं वे ग्रंथि हमारी कहलाती है सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाती हैं या लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियों को हम एक नाम से और जानते हैं लाला ग्रंथि। सेकंड इज यहां पे बात करेंगे, सेकंड है हमारा कौन सा है? यकृत। ये भी हमारी पाचन में योगदान देने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अगला है हमारा अग्नाशय। अगला हमारा कौन सा है? अग्नाशय प्लस अन्य। ये हमारी क्या है बताइए मित्रों? ये हमारी पाचन ग्रंथियां हैं जिनका पाचन की क्रिया में क्या माना जाता है? योगदान माना जाता है। तो चलिए मित्रों मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं। इधर पाचन की क्रिया में मैंने बताया पाचन अंगों जो होते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं? हमारा पहला है मुख, सेकंड है मुख गुहा। मुख गुहा को अपन एक नाम से और जानते हैं, इसे बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रसनी है, अगला पॉइंट हमारा ग्रसनी, अगला है ग्रासनाल, अगला है आमाशय, अगला है छोटी आंत और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? बड़ी आंत्र। और इधर पाचन ग्रंथियों में सबसे पहला है हमारा लार ग्रंथियां या लाला ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला है यकृत, अगला है अग्नाशय और अगला है हमारा अन्य। यानी और हमारा अन्य में जितनी भी आएंगी हम आपको धीरे धीरे कराते हुए चलेंगे साथ साथ। तो बात करते हैं मित्रों, इधर हम सबसे पहले बात करते हैं पाचन के प्रोसेस के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम मुख्य और मुख गुहा से सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा आएगा? मुख्य एवं मुख गुहा। सबसे पहला हमारा क्या आएगा? मुख्य एवं मुख गुहा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं यहां एरो लगा करके उनको शो करता हुआ चलूंगा, बॉक्स बना करके। आप इनको हाथों हाथ नोट करते हुए चलें। सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख एवं मुख गुहा। तो पाचन की क्रिया कहां से प्रारंभ हो रही है मित्रों? पाचन की क्रिया हमारी प्रारंभ होती है मुख गुहा वाले पार्ट से। याद रखें, इधर पहला है इसके अंदर मुख। याद रखना इस मुख के अंदर केवल हमारे 2 पार्टों को शामिल किया गया है। मुख में हमारा केवल 2 रचनाएं आती हैं। हमारा जो अपर लिप प्लस लोअर लिप, यानी ऊपर वाला जो होठ होता है, एक जो निचला वाला होठ जो होता है, इन दोनों को केवल हमारा किस में शामिल किया गया है? मुख में शामिल किया गया है। और इसका काम केवल एक होता है, इसका पाचन की क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। मुख का पाचन की क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। मुख का मतलब ये पूरा हमारा चेहरा नहीं है। मुख में केवल हमारा अपर लिप आएगा, जो ऊपर का जो होठ होता है और निचला वाला जो होठ होता है, इन दोनों को हमारा शामिल किया गया है किसके अंदर? मुख के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी अपर लिप प्लस लोअर लिप, ये दोनों की दोनों रचनाएं हमारी किसके अंदर आती है? मुख के अंदर आती हैं। और मुख का इसका एक काम होता है कि ये केवल क्या करता है? ये भोजन को पकड़ने का काम करता है।
तो याद रखें, यदि हमारा यहां से क्वेश्चन बनता है कि भोजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है, तो भोजन को पकड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? भोजन को पकड़ने का जो कार्य किया जा रहा है वो मुख के द्वारा किया जाता है, ना कि मुख गुहा के द्वारा। मुख गुहा भोजन को पकड़ने का काम नहीं करती है, भोजन को अंदर की तरफ धकेलने का जो काम करते हैं मुख गुहा के अंदर, उनका काम होता है अपर लिप प्लस लोअर लिप। बात करता हूं मुख गुहा के अंदर, सेकंड है हमारा इधर, सेकंड है मित्रों मुख गुहा, और इस मुख गुहा का एक नाम और होता है, ये हमारी कहलाएगी बकल कैविटी के नाम से इसको जाना जाता है। मुख गुहा का हमारा दूसरा नाम क्या है? बकल कैविटी, या इसको अपन शॉर्ट में बीसी भी कहते हैं। अच्छा, मैंने बताया अभी मुख के बाद मुख ने क्या किया? भोजन को पकड़ा, भोजन को होठों के द्वारा पकड़ करके इसको अंदर जो है हमारा प्रवेश कराया जाता है मुख गुहा के अंदर। अब भोजन हमारा आ गया बकल कैविटी के अंदर, आ गया मुख गुहा के अंदर आ गया। मुख गुहा के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है? मुख गुहा के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको एक पाचन तंत्र का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप यहाँ देखते हुए चलें, क्योंकि मैं डायग्राम के बेस पे आपको यहाँ इसको कराने वाला हूं। मैं यहाँ पर पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना चाह रहा हूं। इधर आप ध्यान दीजिएगा गौर से, इधर बकल कैविटी ये हो गया इधर मित्रों, ये हमारा पाचन तंत्र है। क्योंकि डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पे समझ सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हमें डायग्राम के द्वारा यहाँ पे सारे के सारे क्लियर होते हुए जाएंगे। इधर हमारा क्या हो गया? ये हमारा मुख हो गया इधर, दिस इज अपर लिप एंड लोअर लिप। ये हमारा केवल क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा मुख, और मुख गुहा के बाद यहाँ पे इधर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा मुख गुहा, और ये मुख गुहा जो है अंदर की तरफ, ये मुख गुहा अंदर की तरफ एक नली के रूप में बाहर खुलेगी, ऐसे अंदर की तरफ खुलेगी, और यहां से होते हुए एक नली के रूप में ये आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ होगी, और यहां से होते हुए ये यहां आमाशय में जाकर के क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ये हमारी यहां से क्या होगी? जरा ध्यान दें, ये मैंने बताया अभी, ये तो हमारा मुख गुहा हो गया, और यहां से अंदर की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा किसके नाम से जाना जाता है? ये वाला पार्ट हमारा ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये लगभग 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लंबी जो नली आपको यहां नजर आ रही है मित्रों, इधर ये हमारी कहलाएगी ग्रासनाल। ये नली हमारी कहलाती है ग्रासनाल के नाम से इसको जाना जाता है। और इधर मित्रों ये ग्रासनाल का जो हमारा हिस्सा है ये आगे की तरफ जाकर के आमाशय वाले पार्ट में खुलेगा। ये हमारा मित्रों क्या हो गया? ये आमाशय हो गया। और आमाशय हमारा कैसा अंग है? ये लगभग हमारा जे की आकृति का अंग है। आमाशय आगे की तरफ ये खुलेगा, एक नली में खुलेगा। ये नली आपको नजर आ रही है, सी के आकार की एक नली है ऐसे। ये जो सी के आकार की जो नली है ये छोटी आंत का भाग होती है, और ये वाला जो भाग है, ये जो सी के आकार का जो भाग है, ये मित्रों हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रेनी, या इसका एक नाम और होता है, ये डियोडेनम के नाम से इसको जाना जाता है। तो छोटी आंत का मित्रों ये सबसे पहला जो भाग होता है, सी आकार का जो आपको नजर आ रहा है, ये सी आकार का जो पार्ट है, ये सी आकार का जो हमारी छोटी आंत का जो पहला भाग होता है, ग्रेनी के नाम से जानेंगे इसको अपन। और ये आगे की तरफ, ये आगे की तरफ जाएगा, और आगे की तरफ ये बड़ी आंत में से होता हुआ कहां पे जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ये आगे की तरफ हमारा कहां पे जाएगा? ये हमारी बड़ी आंत वाला पार्ट मैंने आपको यहां बना दिया। इधर आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है, समझने की दृष्टि से आपको ये बनाना बहुत जरूरी है। तो मित्रों यहां पर ये तो हमारा क्या हो गया? बड़ी आंत वाला हिस्सा हो गया। ये तो बड़ी आंत वाला पार्ट हो गया। ये हमारा बड़ी आंत वाला पार्ट हो गया। और ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब अंदर की तरफ इसके अंदर क्या मिलेगा?
ये हमारी जो ग्रेनी वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, सी आकार का जो पार्ट है ये ग्रेनी वाला पार्ट है और ये अंदर की तरफ हमारा प्रवेश करेगा और ये बड़ी आंत को टच किए हुए रहता है ऐसे अंदर की तरफ। ये मित्रों हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी छोटी आंत का बीच वाला पार्ट है और इसको अपन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये छोटी आंत का हमारा बीच वाला पार्ट है और इस वाले पार्ट को मैंने नाम दिया, ये वाला जो है बीच वाला पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट ये छोटी आंत का ये जो वाला पार्ट है पहला वाला हिस्सा, ये तो कहलाएगा मित्रों ग्रेनी, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए, ये हमारा कहलाएगा जेजुनम, ये कहलाएगा मित्रों जेजुनम। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा किस नाम से जाना जाता है बताइए, ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला छोटी आंत का बीच वाला ये पार्ट, ये हमारा कहलाएगा इलियम, ये कहलाएगा इलियम। अब आपको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो ब्लैंक पार्ट है बड़ी आंत का ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा हमारा बड़ी आंत वाला पार्ट है। और ये अंदर की तरफ जो कुंडलित अवस्था में पड़ी हुई है, ये कुंडलित अवस्था में जो पड़ा हुआ है ये हमारी छोटी आंत होती है। और छोटी आंत को मित्रों मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। छोटी आंत का पहला हिस्सा जो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेनी कहलाएगा। सेकंड जो हिस्सा है बीच वाला जो पार्ट है छोटी आंत का मित्रों, ये जेजुनम के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे लास्ट पार्ट होता है छोटी आंत का, ये मित्रों हमारा किस नाम से जाना जाता है, इलियम के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, इधर जरा ध्यान दें। ये जो हमारा छोटी आंत का जो प्रथम भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनी। छोटी आंत का द्वितीय भाग क्या कहलाएगा, जेजुनम। और छोटी आंत का लास्ट पार्ट या अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है, इलियम के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इधर ये जो डार्क वाला पार्ट है ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट मित्रों हमारा बड़ी आंत का ये पहला भाग है। और बड़ी आंत का इस पहले वाले भाग को मैंने क्या नाम दिया, बड़ी आंत का पहला वाला भाग क्या कहलाएगा, सीकम। बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा है, बड़ी आंत का जो ये पहला हिस्सा है, ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से आपको शो किया हुआ है, बड़ी आंत का जो ये पहला भाग है, बड़ी आंत का पहला भाग हमारा सीकम के नाम से जाना जाता है। यानी बड़ी आंत का यदि क्वेश्चन आता है बड़ी आंत का प्रथम भाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मित्रों आपका आंसर होना चाहिए बड़ी आंत का पहला भाग हमारा सीकम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ जो आपका ये ब्लैंक वाला पार्ट ये पड़ा हुआ है, आगे की तरफ का जो ये ब्लैंक पार्ट आपका ये पड़ा हुआ है, ये वाला पार्ट मित्रों हमारा कहलाता है, ये बड़ी आंत का द्वितीय भाग होता है जिसे अपन कॉलन कहते हैं। ये भी कॉलन है और मित्रों ये भी हमारा क्या है, ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन हो गया। और मित्रों यदि हम बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा कॉलन का हिस्सा हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा मित्रों कॉलन वाला पार्ट है। अब मित्रों ये कॉलन है, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, कॉलन वाला पार्ट हो गया। ये जो कॉलन वाला पार्ट है, भोजन यहां से हमारा ऊपर की तरफ क्या करेगा, इसके अंदर यहाँ पे चढ़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ भोजन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, चढ़ रहा है। और चढ़ने को अपन क्या कहते हैं बताइए, ये हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा आरोही। आरोही का मतलब होता है चढ़ने वाला। तो यहाँ बड़ी आंत के अंदर भोजन ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा आरोही कॉलन कहलाएगा। और यहाँ पर ये वाला जो कॉलन है, ये वाला सीधा का सीधा, ये कहलाएगा अनुप्रस्थ कॉलन, ये कहलाएगा अनुप्रस्थ कॉलन। और नीचे वाला जो पार्ट है, जो भोजन अब हमारा कहां पे आ रहा है मित्रों, ये भोजन हमारा नीचे की तरफ आएगा, ये कहलाएगा आरोही, नहीं कहलाएगा। अब ये कहलाएगा घटता हुआ क्रम है, नीचे की तरफ भोजन मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे इधर, तो ये कहलाएगा अवरोही, ये कहलाएगा अवरोही कॉलन। और यहां जो ये मुड़ा हुआ कॉलन है ये कहलाएगा सिग्मोइड, ये कहलाएगा सिग्मोइड। और ये लास्ट पार्ट जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो मैंने इसको ब्लैंक नहीं किया है, खाली छोड़ा हुआ है, अब मैं रेड कलर से इसको शो कर रहा हूं, ये मित्रों हमारा कहलाएगा मलाशय। ये क्या कहलाएगा, ये मित्रों हमारा कहलाएगा मलाशय या रेक्टम के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां मैंने आपको सारे के सारे पार्ट्स के बारे में बताया। एक हमारा यहां पे रह गया, इधर ये हमारा पैनक्रियाज है, अग्नाशय जिसको अपन नाम देते हैं। ये मित्रों हमारा क्या है बताइए, ये हमारा क्या हो गया, अग्नाशय हो गया, पैनक्रियाज हो गया। और एक हमारा यहाँ पे लीवर बचा हुआ है। और याद रखना
ये अग्नाशय ग्रहणी वाले भाग से निकली हुई एक रचना होती है, और इसी ग्रहणी वाले भाग से, ये जो हमारा सी आकार का ग्रहणी वाला पार्ट है, इसी वाले भाग से एक रचना निकलती है, और ये रचना हमारी क्या कहलाती है? ये रचना हमारी कहलाती है पित्ताशय। ये रचना हमारी क्या कहलाती है मित्रों? ये रचना हमारी कहलाती है पित्ताशय के नाम से इसको जाना जाता है। ये रचना हमारी किस नाम से जानी जाती है? ये रचना हमारी पित्ताशय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करूंगा मैं। इधर यहां लीवर बनाना चाह रहा हूं मैं। इधर ये लीवर है, यहां पर ये क्या हो गया मित्रों? इधर ये लीवर हो गया। ये जो तिकोना आकार का या तिकोना जो आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल शेप जो आपको नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल शेप जो है हमारा क्या हो गया? ये लीवर है, यकृत। ये ट्रायंगल शेप जो आपको यहां पर दिख रहा है इधर, ये लीवर या यकृत हो गया। यहां पर ये आपका पाचन का पूरा डायग्राम आपका क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। अब यहां हम बात कर रहे थे, इधर यहां हम डिटेल से बात करते हैं। इधर मुख के बारे में मैंने आपको बताया कि अपर लिप और लोअर लिप इसके अंदर आएगा। आगे हम बात करते हैं किसके अंदर? मुख गुहा के अंदर। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं मुख गुहा के अंदर के बारे में बात करते हैं। तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, और इस मुख गुहा को अपन काय के नाम से जानते हैं? ये हमारा कहलाएगा वकल कैविटी। मुख गुहा को प्रिय मित्रों हम काय के नाम से जानते हैं? वकल कैविटी के नाम से। और इस मुख गुहा के अंदर क्या क्या रचनाएं आएंगी? इसके अंदर मुख गुहा के अंदर सबसे पहली जो रचना आती है, इसके अंदर सबसे पहले आते हैं दांत, प्लस सेकंड नंबर पर हमारी क्या आएगी? इसके अंदर जीभ। मुख गुहा के अंदर क्या आते हैं? दांत प्लस जीभ, प्लस तीसरा है हमारा लार ग्रंथियां। ये हमारी काय के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं हमारी तीनों को तीनों ये हमारी काय के अंदर आती है? मुख गुहा के अंदर आती हैं। तो चलिए मित्रों, यहां हमारा भोजन मैंने क्या किया? भोजन को मैंने मुख की यानी अपर लिप की सहायता से और लोअर लिप की सहायता से मैंने भोजन को पकड़ लिया, और पकड़ करके मैंने इसको अंदर की तरफ भेज दिया। अंदर की तरफ हमारा क्या है बताइए? अंदर की तरफ हमारा क्या है? अंदर की तरफ हमारी मुख गुहा वाला क्षेत्र है। इस मुख गुहा के अंदर सबसे पहले काम कौन करेगा? इस पर ये जो भोजन आया है, इस भोजन को पीसने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? दांत करेंगे। और याद रखें, मानव के अंदर जो दांत होते हैं, हम दांत के बारे में बात करेंगे इधर, क्योंकि भोजन को सबसे पहले जो पीसने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? दांतों के द्वारा किया जा रहा है। और दांत मित्रों, मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं, यदि हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मित्रों हमारे दांत कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर हमारे संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? उत्पत्ति के आधार पर हमारे दांत हमारे संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। अर्थात मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य द्विवारदंती प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य द्विवारदंती प्राणी है। द्विवारदंती प्राणी होता है। इसको समझना बहुत आसान है मित्रों। हम याद इसको रट्टा ना मारें, हम सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। पाचन तंत्र इतना टफ है नहीं, हमारा कोई सा भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तव में टफ है। बस हमें थोड़ा ये करना है कि हमें जो हमें चीज समझाई जा रही है उसको अच्छी तरह से हमें क्या करना है? समझना है। बाकी का कोई भी टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वास्तव में ये टफ है। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस, जैसे दांत है, हम दांत के बारे में बात करें, दांत से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे उनको मैं यहाँ एक ड्रॉ बॉक्स बना करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ नोट करूंगा। यदि आप ये सारा का सारा मैटर आपको लग रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, तो हम यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक बॉक्स के रूप में यहाँ ड्रॉ करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखूंगा। आप अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया अभी, मनुष्य की संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार। अतः मनुष्य कैसा प्राणी है मित्रों? मनुष्य द्विवारदंती प्राणी है। द्वि का मतलब क्या हो गया? 2, और बार का मतलब क्या हो गया? बार, और दांत का मतलब क्या हो गया? दांत। यानी वे प्राणी जिनके संपूर्ण जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, वे प्राणी हमारे द्विवारदंती प्राणियों के नाम से जाने जाते हैं।
एक हमारे ये दांत जो होते हैं, ये दांत हमारे जो होते हैं द्विवारदंती प्राणियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं इधर। सबसे पहले जो दांत होते हैं वे कहलाते हैं अस्थायी दांत। सबसे पहले जो दांत आते हैं मित्रों वे आते हैं अस्थायी दांत, और दूसरे जो दांत आते हैं उन वे दांत हमारे कहलाते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहलाते हैं। ये जो अस्थायी दांत हैं, इन अस्थायी दांतों का एक नाम और है, ये दांत हमारे कहलाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं। ये जो दांत वो हैं हमारे अस्थायी दांत जो होते हैं ये हमारे मिल्क टीथ या दूध के दांत कहलाते हैं, और इनकी संख्या मित्रों कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। ये दांत हमारे कब निकलते हैं? बच्चे के जीवन काल में। मैंने बताया जीवन के प्रारंभिक चरण में, यानी बच्चे का जब चाइल्ड होता है उसकी जो प्रारंभिक जो स्टेज होती है उसके दौरान जो दांत आते हैं, वास्तव में वे दांत हमारे कौन से होते हैं? वे परमानेंट टीथ नहीं होते, वे अस्थायी दांत होते हैं, यानी वे कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं? वे उखड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के दांत हमारे कहलाते हैं मित्रों अस्थायी दांत कहलाते हैं, और ये हमारे दूध के दांतों के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? मिल्क टीथ या दूध के दांतों की संख्या बच्चों के अंदर कितनी पाई जाती है? 20 पाई जाती है। जबकि हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क के अंदर कितने दांत पाए जाते हैं बताइए? वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है? 32 पाई जाती है, 32 पाई जाती है। अब ये मिल्क टीथ के बारे में हमने बात किया अभी कि मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, अस्थायी और स्थायी दांत। अस्थायी दांत जो होते हैं ये दूध के दांतों के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जबकि स्थायी दांतों की संख्या वयस्क प्राणी के अंदर कितनी पाई जाती है? 32 पाई जाती है। मैं यहां हमारा ये प्रकार के आधार पर बताइए, ये उत्पत्ति के आधार पर यदि हमारा क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर दांतों कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्पत्ति के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि वास्तव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 20, और स्थायी दांतों की संख्या यदि आती है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, और अस्थायी या जो परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, टेम्पररी जो होते हैं या अस्थायी जो दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी पाई जाती है? वास्तव में कितनी पाई जाती है? 20 पाई जाती है। ये मिल्क टीथ के नाम से जाने जाते हैं। तो मित्रों चलिए आगे चलते हैं। इधर मैंने बताया अभी उत्पत्ति के आधार पर दांतों के बारे में मैंने आपको बताया, तो यहां पर मैं डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र के बारे में बात कर रहा हूं। इधर डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र, तो यहां बच्चों के दंत सूत्र के बारे में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों का दंत सूत्र क्या है? बच्चों का दंत सूत्र क्या है? तो यहां पर 2102 बटे 2102 गुणा क्या करना है आपको? 2 करना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना है। 2 दूनी 4, 4 प्लस ये 0 हो गया, प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4, तो इनको यदि जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 4 और 4 8 और 2 कितना हो गया? 10। उसी प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 का नीचे की तरफ करना है, तो नीचे भी कितना हो गया? 10, और इनको यदि हम ऐड करेंगे तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो याद रखना बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो कितना होता है? 20 होता है। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा यहां से कि बच्चों के अंदर आपको ये 00 नंबर आपको दिया हुआ है, यहां दंत सूत्र में आपको ये नंबर दे रखा है 00, बताएंगे ये क्या चीज होती है? ये अग्रचवण दांत हैं। तो याद रखना यह क्वेश्चन बनेगा कि बच्चों में किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, तो बच्चों के अंदर अग्रचवण दांत नहीं पाए जाते। ये जो 00 आपको नंबर दिया हुआ है, ये 00 नंबर आपका दिया हुआ है अग्रचवणक दांतों का है, अग्रचवणक। तो याद रखना बच्चों में किस प्रकार के दांतों का अभाव पाया जाता है, तो बच्चों के अंदर अग्रचवणक दांतों का क्या पाया जाता है? बच्चों के अंदर अग्रचवणक दांतों का अभाव पाया जाता है, यानी बच्चों के अंदर अग्रचवणक दांत नहीं पाए जाते, इनकी संख्या 00 पाई जाती है। ये ऊपर के जबड़े में दांतों की संख्या है, और ये जो नीचे वाला जो 2102 लिखा हुआ है ये निचले वाले जबड़े के अंदर दांतों की संख्या है, और दोनों में मल्टीप्लाई क्या करना है? 2, निचली वाली संख्या में 2 करना है मल्टीप्लाई। इन सबको आपको ऐड करते हुए जाना, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है आपको इस प्रकार से याद रखना है, या आप सीधा सीधा भी याद रख सकते हो कि छोटे बच्चों के अंदर जो दांतों का जो सूत्र होता है वो होता है 2102 बटे 2102 गुणा 2,
और बच्चों के अंदर किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? बच्चों के अंदर अर्धचमड़क दांतों का पूरी तरह से क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। यदि मैं वयस्क के दंत सूत्र के बारे में बात करूं, यदि मैं वयस्क प्राणी के दंत सूत्र के बारे में बात करूं इधर, तो वयस्क प्राणी का जो दंत सूत्र होता है, वयस्क प्राणी का जो दंत सूत्र होता है मित्रों, वो होता है 2123/2123 गुणा 2। ये वयस्क प्राणी का दंत सूत्र है। यदि मैं बात करूं 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 का गुणा 1 से कीजिए, 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4। आप इनको यदि ऐड करोगे तो कितना आ गया? ये आ गया 16, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 आ गया। उसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई निचली वाली संख्या के साथ करेंगे, 2 3 6 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए, 2 आ गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो यह आ गया 4। तो ये भी हमारा कितना हो गया मित्रों? 16 आ गया। 16 16 कितना हो गया? 32। तो ये वयस्क प्राणी के अंदर जो दांतों की जो हमारी संख्या पाई जाती है, नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट, ये पाई जाती है 32। दांतों की संख्या 32 पाई जाती है वयस्क प्राणी के अंदर। अब आगे हम यहां बात करेंगे दांतों के बारे में ही हमें बात करना है इधर। दांत जो होते हैं, ये जो दांत होते हैं, ये हमारे काय के अंदर पाए जाते हैं? ये मसूड़ों के गर्त में पाए जाते हैं। दांत जो होते हैं ये मसूड़ों के गर्तों में होते हैं। अतः मानव के अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो कैसे प्रकार के दांत पाए जाते हैं? गर्त दंती प्रकार के। किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं मित्रों? मानव के अंदर जो हमारे दांत पाए जाते हैं वो कैसे दांत पाए जाते हैं? गर्त दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और मानव कैसा प्राणी है? मानव मैंने बताया था द्विवार दंती प्राणी है। मानव द्विवार दंती प्राणी होता है। मानव कैसा प्राणी है? मानव द्विवार दंती प्राणी है। और याद रखना, जो दांत होते हैं, इन दांतों के ऊपर जो हमारा आवरण पाया जाता है, दांतों के ऊपर पाया जाने वाला, दांतों पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम जो पदार्थ होता है, सबसे कठोरतम पदार्थ बताइए क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एनामिल। दांतों के ऊपर पाया जाने वाला सबसे जो कठोरतम पदार्थ होता है, हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, ये हमारा कहलाता है एनामिल। याद रखना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोरतम जो हिस्सा है, या हमारे बॉडी का जो सबसे कठोरतम जो भाग माना गया है, वो कौन सा भाग माना गया है? वो एनामिल माना गया है। ये हमारा हड्डियों से भी अत्यधिक क्या होता है? मजबूत क्या होता है? पदार्थ होता है, जिसका नाम है एनामिल। यदि क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर का सबसे जो कठोरतम जो भाग है, या हमारे शरीर का जो सबसे कठोरतम जो हिस्सा माना जाता है, वो सबसे कठोरतम जो हिस्सा माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? एनामिल। और इस एनामिल का जो निर्माण होता है, ये एनामिल का जो निर्माण होता है, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम जो फॉस्फेट होता है मित्रों, इस कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के हमारा क्या बनता है? इस कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के हमारा क्या बनता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के एनामिल, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, इसका निर्माण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा बन गया, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या हो गया? एनामिल। और ये हमारा क्या है बताइए? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के इसका क्या होता है? निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे इधर, मैंने मित्रों अभी आपको बताया दांतों के बारे में, तो याद रखिएगा जो हमारे दांत होते हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, या दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर या चिकित्सक या दंत चिकित्सक, ये हमारे क्या कहलाते हैं? डेंटिस्ट कहलाते हैं। डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टरों को हम क्या कहते हैं? ये डेंटिस्ट कहलाते हैं। और दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वह शाखा दंत विज्ञान या ओडोंटोलॉजी के नाम से जानी जाती है। चले आगे इधर, ये दांतों से संबंधित हमारे क्या हो गए? क्वेश्चन हो गए। अब हमारा मुख्य गुणक के अंदर क्या आएगा? दांतों के द्वारा क्या काम करेगा? क्या काम होगा? इसके द्वारा भोजन को ग्राइंडिंग करने का काम किया जा रहा है, भोजन को पीसने का काम किया जा रहा है। मित्रों मैंने अभी आपको एक बात बताई, कि जो दांत होते हैं, ये पहला मैंने बताया अभी कि उत्पत्ति के आधार
उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया अभी, अस्थायी दांत, अस्थायी, और दूसरा कौन सा है मित्रों? स्थायी। आप नोट करते हुए चले इधर। अगला मैंने अभी आपको बताया कि दांत जो होते हैं, दंत सूत्र मैंने अभी आपको बताया, यहां ये तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब यदि क्वेश्चन आता है कि कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कार्य करने की क्षमता के आधार पर दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कृंतक दांत, और याद रखना कृंतक दांत हमारे कहलाते हैं इंसाइजर। दूसरा है हमारा इधर रदनक दांत, ये हमारे कहलाते हैं कैनाइन टीथ। थर्ड इज अग्रचवर्णक, अगला है हमारा अग्रचवर्णक, या हमारा प्रिय मित्रों ये क्या कहलाएगा? प्रीमोलर, या प्रीमोलर को हम शॉर्ट में ले सकते हैं पीएम। और इधर हमारा जो फोर्थ है हमारा वो है चवर्णक दांत, और ये दांत हमारे कहलाते हैं मोलर टीथ, ये कहलाते हैं मोलर टीथ। तो यहां मैंने भी आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर दांत कितने प्रकार के हैं? 2, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। और यदि आता है क्वेश्चन की कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर जो हमारे दांतों के प्रकार हैं, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार होते हैं 4। पहला है कृंतक दांत, दूसरा है रदनक दांत, तीसरा है अग्रचवर्णक, और चौथा कौन सा है? चवर्णक दांत। कृंतक दांत जो होते हैं, मैंने ऊपर मैं अभी बताना चाह रहा हूं आपको कि ऊपर का जबड़ा और निचला जबड़े में संख्या बताऊंगा मैं आपको। कृंतक दांतों का काम क्या होता है? काटने का काम होता है। भोजन को काटने का जो कार्य किया जा रहा है, भोजन को काटने का कार्य कौन से दांत करते हैं बताइए? कृंतक दांत करते हैं। और इनकी संख्या ऊपर के जबड़े में 4 और निचले वाले जबड़े में 4 होती है। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कृंतक दांतों की संख्या ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होती है और निचले वाले जबड़े में भी कितनी होती है? 4 होती है। टोटल हमारे दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। आगे बात करूंगा मैं इधर रदनक दांतों के बारे में। तो रदनक में आपको ऐसे याद रखना है कि रदनक में यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी 2 का सही आ रहा है, आर 2 का सा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर वाले जबड़े में 2 और निचले वाले जबड़े में भी 2। तो ये हो गया 2 + 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। यदि क्वेश्चन आता है कि रदनक दांतों की कुल संख्या, कुल का मतलब ऊपर वाले जबड़े में प्लस निचले वाले जबड़े में कुल संख्या यदि पूछ रहा है तो दोनों जबड़े की टोटल काउंटिंग होगी। तो कुल कितना हो गया? 4। और यदि क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की प्रत्येक जबड़े में दांतों की यानी रदनक दांतों की कितनी संख्या होती है? 2। तो आपका आंसर कितना होगा? 2। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में रदनक दांत पाए जाते हैं 2। और यदि दोनों जबड़ों का यदि कुल पूछ रहा है तो कितना हो गया? 4 हो गया। अर्थात 2 ऊपर वाले जबड़े के अंदर, 2 निचले वाले जबड़े के अंदर। मित्रों में यहां रदनक दांत से भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि मांसाहारी प्राणियों के अंदर सर्वाधिक विकसित जो दांत पाए जाते हैं, सर्वाधिक विकसित दांत कौन सी प्राणियों के अंदर? मांसाहारी के अंदर। तो याद रखना मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित कौन से दांत पाए जाते हैं? रदनक जो दांत होते हैं ये सर्वाधिक विकसित प्रकार के दांत माने जाते हैं। किन के अंदर पाए जाते हैं? ये मांसाहारी प्राणियों में पाए जाते हैं, क्योंकि मांसाहारी प्राणियों में भोजन को चीरने और फाड़ने का काम ज्यादा होता है। अतः भोजन को यानी मांस को चीरने या फाड़ने के लिए जो दांत सबसे ज्यादा काम में लाए जाते हैं वो रदनक दांत होते हैं। और ये मांसाहारी प्राणियों में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? विकसित पाए जाते हैं। आगे बात करूंगा इधर मैं अर्धचमड़क दांतों के बारे में। इनको हम प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। और याद रखना छोटे बच्चे के अंदर प्रीमोलर या अर्धचमड़क दांत नहीं पाए जाते। छोटे बच्चों के अंदर अर्धचमड़क दांतों का अभाव पाया जाता है, लेकिन वयस्क जो प्राणी होते हैं जैसे हम हैं, हमारे अंदर प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते। और इनकी संख्या ऊपर वाले जबड़े में भी 4 और निचले वाले जबड़े में भी कितनी होती है? 4 होती है। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया।
बात करते हैं ये क्या काम करेगा, ये हमारे भोजन को चबाने का काम करते हैं, चाहे अग्रचमणक हो चाहे चमणक हो। इन दोनों प्रकार के जो दांत होते हैं, इन दोनों दांतों का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो याद रखना, भोजन को चबाने का काम करने वाले जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, अग्रचमणक और चमणक। अग्रचमणक और चमणक इन दोनों प्रकार के दांतों का काम क्या होता है, भोजन को चबाने का काम करते हैं मित्रों। इनकी संख्या कितनी होती है, ऊपर वाले जबड़े में कितनी होती है, 6 प्लस निचले वाले जबड़े में भी 6, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। याद कैसे करेंगे इसको अपन, चमणक 4 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 तो संख्या होगी नहीं हमारी, आपको ऐसे याद रखना है। 4 में आपको कितना ऐड करना है, 4 में आपको ऐड करना है 2, यानी 6, यानी ऊपर वाले जबड़े में 6 और निचले वाले जबड़े में भी कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल कितना हो गया, 12। यदि इनका काउंटिंग करेंगे 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितना हो गया, 32 हो गया। तो एक वयस्क के अंदर दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। तो यहां इस प्रकार से हमारा दांतों से संबंधित क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। और मित्रों एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमारे यहां से डिफरेंट प्रकृति के आएंगे, 2 उत्पत्ति के आधार पर प्रकार पूछेगा था 2, और कार्य के आधार पर यदि क्वेश्चन यदि आपसे पुटअप कर रहा है तो हमारे कार्य के आधार पर प्रकार कितने हो जाते हैं, 4 प्रकार हो जाते हैं, कृंतक, रदनक, अर्धचमणक और चमणक। और यहां से मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित दांत जो होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, तो वे दांत हमारे पाए जाते हैं, वे रत्नक दांत पाए जाते हैं। मैं यहां पर नोट कर रहा हूं इधर, मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित जो दांत पाए जाते हैं, मांसाहारी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित दांत जो पाए जाते हैं वे कौन से दांत होते हैं, तो हमारा आंसर होगा रत्नक। रत्नक दांत जो होते हैं ये सर्वाधिक विकसित प्रकार के दांत माने जाते हैं मांसाहारी प्राणियों के अंदर। ये भोजन को फाड़ने और चीरने का काम करते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डेवलप पाए जाते हैं मांसाहारी प्राणियों के अंदर। अब हम आगे बात करेंगे, यहां दांत का काम क्या है। इन दांतों का काम मैंने बताया अभी, भोजन को ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम किया जाता है। तो मित्रों मैंने बताया अभी कि मुख गुहा के अंदर क्या होगा, मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा वो भोजन को चबाने का काम होगा, दांत चबाएंगे भोजन को, और भोजन को चबाने के बाद क्या होगा, भोजन जब चबाया जाएगा या काटने का जब काम किया जाएगा दांतों की हेल्प से, तो भोजन हमारा क्या होगा, भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। भोजन हमारा छोटे छोटे भागों में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। अब इसके अंदर क्या मिक्स होगी बताइए, लार मिक्स की जाएगी इसके अंदर। जब भोजन के अंदर लार को मिलाया जाता है तो लार किसकी हेल्प से मिलाई जाती है बताइए, लार को मिलाया जाता है जीभ या टंग की हेल्प से, इसको मिक्स किया जाता है। यह भोजन को मुख गुहा में घुमाने का जो काम करेगा, मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर, प्रिय मित्रों ध्यान दें, मुख गुहा के अंदर भोजन को घुमाने का जो काम किया जा रहा है वो कौन कर रही है, जीभ। और जीभ के द्वारा उस भोजन के अंदर क्या मिक्स किया जाएगा बताइए, इस भोजन के अंदर, इस मुख गुहा के अंदर क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है, और लार मिलाई जाती है लार ग्रंथियों के द्वारा। अब लार ग्रंथि यानी ये लार मिलाई जाती है, लार किसके द्वारा मिलाई जाती है, लार ग्रंथियों से लार मिलाई जाती है, लार ग्रंथियों से। और अब भोजन जो हमारा कटा हुआ है यानी उसको तोड़ा गया है वो घुमाया जा रहा है, भोजन को घुमाया जा रहा है किसी हेल्प से, इस जीव की हेल्प से भोजन को मुख गुहा के अंदर घुमाया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर क्या मिलाई जाती है, लार मिलाई जाती है। अब एक बात बताइए, जब भोजन के अंदर लार मिल जाएगी तो भोजन हमारा चिकना हो गया, लसलसा हो गया, और अब ये कन्वर्ट हो जाता है गोले में, अर्ध ठोस गोला होता है, ये गोला हमारा कहलाता है बोलस। क्या कहलाएगा, बोलस। तो याद रखें, भोजन में लार के मिलने के बाद, भोजन में लार मिक्स होने के बाद, भोजन में लार के मिक्स होने के बाद, लार मिक्स होने के बाद बना हुआ अर्ध ठोस गोला, अर्ध ठोस गोला बताइए क्या कहलाएगा मित्रों, ये कहलाएगा बोलस। क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से कि जब भोजन के अंदर लार मिक्स हो जाती है तो भोजन में लार के मिक्स होने के बाद जो हमारा अर्ध ठोस गोला बनता है भोजन का, वो अर्ध ठोस जो गोला होता है वो हमारा बोलस के नाम से जाना जाता है।
तो भोजन में लार के मिक्स होने के बाद बना हुआ जो अर्धठोस गोला होता है मित्रों, वो अर्धठोस जो गोला होता है वो हमारा किस नाम से जाना जाता है? बोलस के नाम से उसको अपन जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर मैंने बताया अभी जब लार मिक्स हो जाती है तो लार के मिक्स होने के बाद भोजन लसलसा हो गया, और लसलसा होने के बाद वो एक गोले में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। अब ये गोला हमारा क्या कहलाएगा? बोलस के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर हमारा एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव के अंदर लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए मानव के अंदर लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? मनुष्य में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं। मनुष्य में लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? मनुष्य में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं 3 जोड़ी। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं ये कहलाती हैं पैरोटिड। पैरोटिड या इसका एक नाम होता है कर्णमूल लार ग्रंथि। एक सेकंड जो लार ग्रंथि होती है ये हमारी जीव के कहां पाई जाती है? नीचे पाई जाती है। ये कहलाती है अधोजिह्वा। हमारी जो जीव होती है इस जीव के जस्ट निचले वाले जो पार्ट होता है, इस निचले वाले पार्ट में जो हमारी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं ये हमारी कहलाती हैं अधोजिह्वा लार ग्रंथियां कहलाती हैं। और एक हमारा जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, देखिए निचला जबड़ा तो चलायमान प्रकृति का है, लेकिन ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो स्थिर जबड़ा है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं पाया जाता। इन दोनों जबड़ों के पीछे मिलने के स्थान पर जो लार ग्रंथि पाई जाती है वो पाई जाती है ये अधोजिह्वा है, और वो हमारी कहलाएगी अधोहनु। तो याद रखें लार ग्रंथि हमारी कितनी जोड़ी पाई जाती है मानव के अंदर? मानव के अंदर जो मुख गुहा होती है उस मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जो लार ग्रंथि है वो हमारी कौन सी है? पैरोटिड। ये पैरोटिड जो हमारे कान होते हैं, इन कानों के जस्ट नीचे की तरफ, यहां इस वाले पार्ट के अंदर कानों के जस्ट नीचे की तरफ जो लार ग्रंथि पाई जाती है ये पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, और कानों के जस्ट नीचे पाई जाती है, अतः इसे कर्णमूल के नाम से भी जानते हैं। एक जो लार ग्रंथि है अधोजिह्वा, हमारा जो जीव होती है इस जीव का जो निचला पार्ट होता है उस जीव के निचले वाले पार्ट के नीचे जो हमारी बैंगनी कलर की जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं ये अधोजिह्वा कहलाएंगी। और एक अधोहनु। अधोहनु का मतलब क्या होता है? हनु का मतलब होता है जबड़ा। तो ऊपर वाला जबड़ा और निचला वाला जबड़ा ये पीछे की साइड में जहां पर दोनों मिलते हैं, इन दोनों के मिलने के स्थान पर जो लार ग्रंथि पाई जाती है मित्रों ये अधोहनु के नाम से जानी जाती है। तो ये तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां हमारी क्या रिलीज करेंगी बताओ? इन तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा लार को निकाला जाता है। इन तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा क्या निकाली जाती है? लार को निकाला जाता है। और लार के अंदर सर्वाधिक मात्रा में लगभग 95 से लेकर के 97% मात्रा में किसकी मात्रा पाई जाती है? जल की मात्रा पाई जाती है। तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि लार के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक जो पदार्थ होता है वो कौन सा है बताइए? लार के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ हमारा जल होता है, जिसकी लगभग 95 से लेकर के 97% जो मात्रा होती है वो हमारे किसके अंदर पाई जाती है? लार के अंदर पाई जाती है। एक हमारा होता है लार के अंदर कौन सा पाया जाता है बताइए? एक पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। एक हमारा मिलता है इसके अंदर टाइलिन एंजाइम, और ये टाइलिन एंजाइम विशेष रूप से किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है बताइए? पैरोटिड जो होती है, ये पैरोटिड जो होती है ये टाइलिन एंजाइम क्या करती है? रिलीज करती है। पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा विशेष रूप से कौन सा एंजाइम निकाला जा रहा है? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, और ये टाइलिन एंजाइम एक नाम से और जाना जाता है, इसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम कहां से निकाला जा रहा है बताइए? एमाइलेज एंजाइम लार ग्रंथि के द्वारा निकाला जाने वाला एंजाइम है। लार ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि है बताइए? पैरोटिड या कर्णमूल। पैरोटिड या कर्णमूल जो लार ग्रंथि होती है इस ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम रिलीज किया जाता है वो टाइलिन एंजाइम होता है, और इसी टाइलिन एंजाइम को हम काय के नाम से जानते हैं? एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखें मित्रों, टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये लार ग्रंथियों के द्वारा निकाला जाने वाला एंजाइम होता है। इसका काम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम का काम होता है, ये क्या करता है? हमारे भोजन के अंदर, हमारे भोजन में जो स्टार्च की मात्रा होती है, स्टार्च जो होता है
स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर बताइए, ये माल्टोज के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है। स्टार्च जो कि एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। मैंने कार्बोहाइड्रेट जब टॉपिक कराया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च में या उस स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, और इस स्टार्च को माल्टोज शुगर के अंदर कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो हमारा कौन सा एंजाइम है बताइए, वो टाइलिन एंजाइम है। और टाइलिन एंजाइम कहां से निकाला जा रहा है बताइए, ये लार ग्रंथि के द्वारा निकाले जाने वाला एंजाइम है। यदि क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि के द्वारा निकाले जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, तो यहां एक ट्रिक लिख रहा हूं मैं इधर, लाला ने अम्मी को क्या लगाई, लाला ने अम्मी को टाई लगाई, लाला ने अम्मी को क्या लगाई, टाई लगाई। याद कैसे करना है, लाला का मतलब क्या हो गया, लाला का मतलब हो गया, ला का मतलब हो गया लार ग्रंथियां। अम्मी, यदि हम बात करें अम्मी, तो मैंने अम्मी को कैसे बांध दिया, लेस से, नाम हो गया एमाइलेस। अम्मी को बांध दो लेस से, अम्मी को किससे बांध दो, लेस से, तो नाम हो गया एमाइलेस। और इसी एमाइलेस का एक नाम और होता है टाइस, हो गया टाइलिन। टाई से क्या हो गया, टाइलिन। तो आपको याद रखिएगा इधर, लाला ने अम्मी को क्या लगाई, टाई लगाई, टाइस हो गया टाइलिन, और अम्मी को मैंने क्या नाम दिया, एमाइलेस। एमाइलेस और टाइलिन एक ही वर्ड है, और ला का मतलब क्या हो गया, लार ग्रंथि। तो आपको यहां से याद हो जाएगा कि लाला ने अम्मी को टाई लगाई, इसका मीन्स ये हुआ कि बे एंजाइम, यानी कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, यहां से लार ग्रंथि के द्वारा हमारा जो एंजाइम निकाला जा रहा है वो एमाइलेस या टाइलिन एंजाइम को रिलीज किया जा रहा है। और इसका काम क्या होता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च जो होता है उसको कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है माल्टोज शुगर के अंदर। और याद रखना, एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि हमारी मुख्य गुहा के अंदर पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, और लगभग 30% स्टार्च का जो पाचन होता है, संपूर्ण स्टार्च का पाचन लगभग 30% तो मुख्य गुहा के अंदर होता है, बाकी के अन्य अंगों में होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि स्टार्च का लगभग 30% भाग का जो पाचन होता है वो काय के अंदर होता है, स्टार्च का लगभग 30% भाग का जो पाचन होता है वो टाइलिन जो होता है, यानी स्टार्च का जो होता है पाचन 30% वो हमारी मुख्य गुहा के अंदर होता है। 30% स्टार्च का जो पाचन होता है, यानी 30% जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जो है, इसका पाचन हमारी किस के अंदर होता है, मुख्य गुहा के अंदर। तो मित्रों यहां से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि वास्तव में स्टार्च का जो हमारा 30% जो पाचन होता है वो किसके अंदर होता है, मुख्य गुहा के अंदर होता है। और स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, और इस स्टार्च का ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है, ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। ये स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, और लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे काय के अंदर हो रहा है, मुख्य गुहा के अंदर। चलिए मित्रों हम आगे बात करेंगे। इधर एक एंजाइम तो हमारा हो गया टाइलिन एंजाइम, मुख्य गुहा के द्वारा। कौन सा एंजाइम है, एक हमारा टाइलिन एंजाइम हो गया, और एक और होता है लार से या लार ग्रंथियों से या लार में उपस्थित, लार में एक एंजाइम और पाया जाता है। ये ट्रिक आपको याद रख लेनी, इधर मैंने ट्रिक ऊपर लिखा हुआ है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। पहला एंजाइम मैंने बताया मित्रों टाइलिन, और सेकंड है लाइसोजाइम। सेकंड एंजाइम है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, भोजन के अंदर जो जीवाणु होते हैं या भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, वो हमारा ये टाइलिन ये लाइसोजाइम एंजाइम करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या हुआ, ये भोजन में पाए जाने वाले जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। इसके अलावा ये मानव जो होता है, मानव के आंसुओं के अंदर, मानव के आंसू में उपस्थित
मानव के आंसू के अंदर भी क्या पाया जाता है, उपस्थित पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है मित्रों, ये लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम हमारा क्या के अंदर पाया जा रहा है बताइए, लाइसोजाइम मानव के आंसू के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है, एंजाइम होता है। और ये मानव के आंसू में पाए जाने वाले एंजाइम यदि ऑप्शन में यदि आता है तो लाइसोजाइम काम क्या करेगा, जब ये लाइसोजाइम रिलीज किया जाता है अश्रु ग्रंथियों के द्वारा, जब हमारे जो नेत्र के अंदर जो हमारी अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन अश्रु ग्रंथियों के द्वारा जब ये लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज किया जाएगा तो ये हमारे आंख के ऊपर होकर के जब आंसू आएंगे तो ये आंख के आसपास यानी जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने का जो काम करता है, उनको नष्ट करने का काम हमारा लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अर्थात लाइसोजाइम हमारे आंसू के अंदर पाया जाता है और नेत्र में जितने भी हमारे जीवाणु वगैरह होते हैं अपर पार्ट के ऊपर यानी आंख की रेटिना वगैरह के ऊपर जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का जो काम करता है वो लाइसोजाइम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, क्लोरो। अब यदि बात करें एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, आंसू का के अंदर जो आंसू के अंदर जो हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरो एसिटोफिनोन। ये आपको यहां पे ध्यान देना, इधर ये रासायनिक सूत्र है इसका। ठीक है, बाकी का हम बात करते हैं इधर। ये हमारा दो प्रकार के एंजाइम हमारे क्या के अंदर हो गए, लार के अंदर। और लार जब भोजन के अंदर क्या हो जाती है मित्रों, मिक्स हो जाती है तो ये लसलसी हो जाती है, भोजन लसलसा हो जाता है। और उस भोजन में जब लसलसा हो जाएगा तो उसका एक गोला बन जाता है। उस गोले को मैंने क्या नाम दिया मित्रों, उस गोले को मैंने नाम दिया बोलस। क्या नाम दिया, बोलस। अब बोलस को अपन क्या करेंगे, निगलेंगे। ठीक है, यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक जीव से रिलेटेड हमारे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं मित्रों, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो हमारी जीव होती है, इस जीव के अंदर भी हमारा क्या होता है, हमारी जो जीव होती है, ये जीव हो गई, जीव है, जीव के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का क्या कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। जीव के ऊपर क्या पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं मित्रों, जो हमारे स्वाद का क्या कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। जीव का जो पिछला वाला जो भाग होता है, ये पिछला वाला भाग हमारा काय का ज्ञान कराता है बताइए, और अगला वाला भाग किसका ज्ञान कराएगा, और बीच वाला किसका ज्ञान कराएगा। जो पिछला वाला भाग होता है वो कड़वी स्वाद का ज्ञान कराता है, और अगला वाला जो भाग होता है जीव का, ये हमारा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बताइए, ये मीठे का ज्ञान कराता है, यानी मीठे स्वाद का। जीव का अग्रभाग, ये जीव का जो अग्रभाग होता है, ये जीव जो होती है, इस जीव का जो अग्रभाग होता है वो मीठे स्वाद के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। और पिछला वाला जो भाग होता है ये कड़वा वाला स्वाद यानी कड़वे स्वाद का जो ज्ञान कराता है, कड़वे स्वाद का जो ज्ञान कराता है वो कौन सा भाग होता है, जीव का पिछला वाला भाग होता है। जबकि मध्य वाला जो भाग होता है ये खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है, खट्टे स्वाद का ज्ञान कराने के लिए उत्तरदायी होता है जीव का मध्य भाग। और अगला वाला जो भाग होता है वो मीठे वाले स्वाद का ज्ञान कराता है, और कड़वे वाले स्वाद का जो ज्ञान कराता है वो हमें पिछला वाला जो भाग होता है इसके द्वारा हमें अनुभव होता है। तो मित्रों हमारे ये जीव से रिलेटेड हमारे 2-3 क्वेश्चन थे इधर। तो यहाँ पर जीव के ऊपर मैंने बताया स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जीव का अगला भाग जो होता है, ये जो नुकीला पार्ट होता है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है, पिछला वाला भाग कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है, और मिडिल जो पार्ट होता है ये हमारा खट्टे स्वाद का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। अब हमारा क्या हुआ यहाँ पे, इधर ये लार ग्रंथि हमारे यहाँ पे टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लार ग्रंथियों से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, और मैंने बताया लार भोजन के अंदर मिक्स हो गई तो भोजन हमारा बोलस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब भोजन को क्या करेंगे, निगलने की प्रोसेस होगी। चलिए मित्रों, हम पाचन का जो हमारा दूसरा जो पार्ट आएगा उस पाचन के सेकंड पार्ट में अपन बात करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। और आगे जितना भी हमारा मैटर हमारा आएगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारा कल हम इस टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सेकंड पार्ट जो हमारा इसका पाचन तंत्र का आने वाला है उसमें कराएंगे आपको। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करें यदि और इसको शेयर करें। ठीक है, और यदि आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु कृपा क्लासेस के नाम से जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।